नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें बिहारी जी के बिहारी सस्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, कवि बिहारी जी की रचना श्रेष्ठ रचना बिहारी सस्य। अब उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला जो है उसमें हमारा जो प्रश्न चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो से कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति इनकी त्रिवेणी है, 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने विगत वीडियो में इसकी भूमिका को भी पढ़ा, साथ ही साथ बिहारी जी की जो श्रृंगार, बिहारी जी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन है उसका हमने संयोग पक्ष है वो देखा, उसके उदाहरण हमने पढ़े। तो उन उदाहरणों को हमने देखा कि किस प्रकार से संयोग में संयोगावस्था में नायक नायिका की क्या स्थिति मनोदशा वो होती है। और आज हम अब इसकी वियोग दशा का चित्रण करेंगे। तो इसमें प्रियतम जो है प्रवासी होता है, तो उस समय नायिका की मनोदशा का चित्रण किस प्रकार से किया गया है बिहारी जी के काव्य में। तो हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें वियोग पक्ष क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है। तो देखिए, पहले हम कुछ भूमिका के रूप में हम जान लेते हैं कि बिहारी जी के काव्य में जो वियोग पक्ष है, बिहारी जी के काव्य में जो वियोग पक्ष है उसके उदाहरण हमें यत्र तत्र बिहारी जी के काव्य में मिल ही जाते हैं। जो वियोग पक्ष है वो बहुत सारे उदाहरण हमें काव्य में देखने को मिलते हैं। और इस प्रसंग में यानी ये जो काव्य है बिहारी सस्य, इसमें जो स्थिति वियोग की है वो ऊहात्मक स्थिति है, द्वंद्वात्मक स्थिति है, और साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिकता का भी पुट है, क्योंकि बिहारी जी के आराध्य राधा और कृष्ण हैं। तो इस कारण से कहीं न कहीं राधा और कृष्ण के वियोग का, राधा का जो कृष्ण से वियोग हो जाता है उसका भी इसमें वर्णन है। वो गोपी का श्री कृष्ण जी से वियोग होने का वर्णन है। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक वर्णन भी है। और उन्होंने बिहारी जी ने पूर्व राग की व्यथा से लेकर के वियोग श्रृंगार के सभी भेदों का या विरह की सभी दशाओं का चित्रण किया है। ठीक है, पूर्व राग का मतलब पहले जो नायक नायिका का जो सामीप्य है, प्रेम है, उसका पुनः चिंतन करना, नायिका का पुनः चिंतन करते हुए दिखाना, स्मरण करते हुए दिखाना पूर्व राग है। तो उसकी व्यथा, उसकी क्या पीड़ा होती है, वह अपने प्रियतम का स्मरण करती है, नायक का स्मरण करती है और इस प्रकार से दुखी होती है, विरह वेदना को सहन करती है, उसका चित्रण इन्होंने किया है। यानी ये, और साथ ही साथ विरह की जो दशाएँ होती है तो उन 10 दशाओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। इस प्रकार से नायिके प्रवासी हो जाने पर, दूर चले जाने पर नायिका है वो दिन रात है वो उनका ध्यान करती है, उनका स्मरण करती है, चिंतन करती है और दुखी होती रहती है और एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं मिलता। ठीक है, एक उदाहरण है वैसे कि सोवत जागत सुपन बस, सोवत जागत सुपन बस, रस रीस चैन कुचैन, और सुरती श्याम गन की सुरती, सुरती श्याम गन की सुरती, बिसरे हूँ बिसरेन। तो इस प्रकार के उदाहरणों में यहाँ पर नायिका का जो स्मरण दशा है, चिंतन है, उसका किया गया है वर्णन। इसी प्रकार से बिहारी जी ने विरह से विदग्ध, विरह से पीड़ित जो नायिका है उसकी दशा को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। एक विरहिणी जो नायिका है उसको अपने प्रियतम का पत्र मिलता है और उस पत्र को पाकर के उस समय वह इतनी आकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि उस स्थिति का जो वर्णन है वो इस दोहे में देखिए कि करले चूमी चढ़ाए सिर। उदाहरण देखिए, करले चूमी चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंट, उर लगाए भुज भेंट, लही पाती पिए की लकती।
लही पाती पिए की लखती, बांचती धरती समेटी, बांचती धरती समेटी। तो इस दोहे में कोई नायिका है, उस नायिका को उसका प्रियतम पत्र भेजता है। नायक पत्र भेजता है, संदेश भेजता है। तो उस समय नायिका की क्या मनोदशा होती है, वह उस पत्र को लेकर के क्या करती है कि करले चूमी, यानी हाथ में उस पत्र को लेकर के और उसे चूम करके अपने सिर पर चढ़ाती है, अपने सिर पर लगाती है उस पत्र को। उर लगाए भुज भेंटी, उस पत्र को, उस संदेश को वह अपने हृदय से लगाकर अपनी भुजाओं में उसको भेंटती है, अर्थात उसको भुजाओं में जकड़ लेती है। लही पाती पिए की लकती, यानी उस प्रियतम की जो पाती यानी पत्र है, संदेश है, उसको प्राप्त करके उसको देख करके पिए की लखती, यानी प्रियतम के द्वारा लिखा हुआ जो पत्र है उसको प्राप्त करती है, उसको देखती है और बांचती धरती समेटी, और उसको पढ़ती है और फिर वियोग के कारण, प्रियतम की वियोग के कारण धरती पर समेट, यानी धरती पर वह जो है गिर जाती है। और इस प्रकार से उस मनोदशा का चित्रण इसमें किया गया है। तो उस पत्र में ही प्रियतम का सामीप्य अनुभव करती है। तो ये स्थिति नायिका की है। जब विरहिणी नायिका को अपने प्रियतम का पत्र मिलता है उस समय बहुत व्याकुल हो जाती है। इसी प्रकार से बिहारी जी ने कहीं कहीं पर विरह जो पीड़ित नायिका है उसकी कृशता का वर्णन किया है, क्योंकि नायिका विरह वेदना सहन करती करती कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, और उस प्रकार से उसकी कृशता का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो बिहारी सस्से में पूर्व राग की विकलता का भी चित्रण किया गया है, जहाँ पहले नायिका अपने प्रियतम के साथ, अपने नायक के साथ जो सुखमय पल बिताए हैं उसको भी याद करती है कि फिरी पेरी चित्त उत ही रहतु, फिरी पेरी चित्तु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भोर की नाव। तो इस पद में जो पूर्व रागिणी नायिका है, जिसको पूर्व की स्मृति है, अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए पलों को वो स्मरण करती है, उस समय नायिका अपनी सखी से कहती है कि नायक के अंग अंग से, अंग अंग छवि झोर में, अर्थात नायिका के अंग अंग से जो सौंदर्य में उसका जो मन है वो फंसा हुआ है, वो भी कैसा, चित्त भंवर में, इसमें लिखा ना भयो भोर की नाव, अर्थात जो भंवर में इस प्रकार से फंसी हुई नाव के समान है। जैसे पानी में जो भंवर होता है, घूमता है पानी एक जगह चक्रवात की तरह, उसमें जिस प्रकार से नाव घूमती है, कोई नाव फंस जाती है, वह उसी प्रकार से उसका मन है वो नायक के अंग अंग के सौंदर्य में फंस गया है, और वह जिस प्रकार से नाव बार बार उसी भंवर में घूमती रहती है, ठीक उसी प्रकार से उसका मन वह नायक के सौंदर्य में घूमता है, फंस जाता है। वह नायक की ओर से उसे खींचने वाली लज्जा रूपी जो रस्सी है, टूटी लाज की लाव, लाव कहते हैं रस्सी, तो लज्जा रूपी जो रस्सी है वो भी अब टूट गई है। इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों नायक जो पूर्व रागिणी नायिका है उसका मनोदशा का चित्रण किया गया है। वह नायक के अंगों के सौंदर्य में इस प्रकार से मुग्ध हो जाती है, फंस जाती है, जैसे कोई भंवर में फंसी हुई नाव है वो फंस जाती है, उसी प्रकार से उसका चित्त है वो नायक के रूप सौंदर्य में ही जो डूबा हुआ रहता है, और उसकी जो लज्जा रूपी जो रस्सी है वह भी टूट जाती है। इस प्रकार से एक उदाहरण और है जहाँ पर पूर्व रागिनी जो नायिका है, उस पूर्व रागिनी जो नायिका है उसे नायिका की क्या मनोदशा होती है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखते हैं एक उदाहरण कि मैं तो सो के माँ कहो,
मैं तो सो केवा कहूँ, तू जिन इन्हें पतियाय, तू जिन इन्हें पतियाय, लगा लगी किए, लोइननु उर में लाई लाए, उर में लाई लाई। तो इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कोई नायिका है जो पूर्व रागिनी नायिका है, उससे उसकी सखी कहती है कि मैं तो सो केवा कहो, कि हे सखी, सखी है वो नायिका से कहती है, सखी नायिका से कहती है, क्या कहती है? नायिका से सखी कहती है कि मैं तो सो, मैंने तुमसे, केवा मैंने कितनी बार कहा, मैं तो सो केवा कहो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तू जिन, जिन का अर्थ होता है मत, कि तू मत इन्हें पतिया, यानी विश्वास मत कर, कि तुम इन बातों पर विश्वास मत कर। कितनी बार तुम्हें कहा कि तुम इन, यहाँ पर जो नायिका के जो नेत्र हैं उनके बारे में सखी वो कहती है, तो तुम इन नेत्रों पर विश्वास मत कर, नेत्रों के बारे में कह रही है कि तुम इन नेत्रों के बारे, नेत्रों पर, इन्हें शब्द यहाँ पर नेत्रों के लिए आया है, इन नेत्रों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लगा लगी कि ये लोइननु, लोइन माने नेत्र, कि लगा लगी तो ये नेत्र करते हैं, और आग किसमें लग जाती है? हृदय में। लगा लगी तो जो है एक तरह से इनको भड़काती है, नेत्र तो इनको भड़का देते हैं, और हृदय में लाई माने आग लग जाती है, लाई, लागी लाई, लाई, उर में लाई लाई, अर्थात आग लग जाती है। तो यहाँ पर नायिका के नेत्रों की ओर इसमें बताया गया है कि नायिका के नेत्रों को लक्ष्य करके उसकी सखी है वो उससे कहती है कि सखी तुम इन नेत्रों पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये जो नेत्र है वे ही लगा लगी करते हैं, अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव को उमड़ नायक के सौंदर्य को देख करके, उसकी रूप छवि को देख करके तुम्हारे भीतर जो है लगा लगी करते हैं, भड़काते हैं प्रेम को। और इनका काम तो, नेत्रों का काम तो लगा लगी करना है, लेकिन हृदय बेचारा जलता रहता है, उर में लाई लाई, और इस कारण से हृदय में आग लग जाती है। तो इस प्रकार से सखी है वो उनको समझाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम इन नेत्रों पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये आपस में लगा लगी तो ये कर लेते हैं। आंखें तो तुम्हारी आंखें नायक को देखती है, और इस प्रकार से लगा लगी तो ये आंखें कर लेती है और आग हृदय में लग जाती है। तो इस प्रकार से विरह की कातरता का चित्रण भी बिहारी जी के पदों में देखने को मिलता है, किस प्रकार से विरहिणी है वो बड़ी कातर व्याकुल रहती है। और एक और भी एक उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, विरह काल में एक अन्य नायिका प्रवासी प्रीतम को पत्र लिखने बैठती है। अब पत्र लिखने बैठती है तो भावना के आवेग में उसे कुछ सूझ नहीं आता। कोई नायिका है जो कि प्रिय के वियोग से दुखी है, प्रवासी है उसका नायक, तो उसको वो पत्र लिखना चाहती है, लेकिन भावना के आवेग के कारण उसको कोई सूझ नहीं रहा, क्या करूं, क्या कैसे लिखूं।
वह इसे ये नहीं सूझ पा रहा है कि अब क्या लिखना चाहिए, पत्र में कैसे लिखूं। और इसका परिणाम क्या होता है कि वह ये लिख करके अपना पत्र बंद कर लेती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। वह नायक को इतना पत्र लिखती है कि अपने मन के भाव उसमें नहीं उड़ेल पाती, अपने मन के भाव उसमें नहीं लिख पाती। आवेग के कारण, प्रेमातिरेक के कारण वह नायक को पत्र तो लिखना चाहती है, लेकिन पत्र में अपने मन के भावों को विस्तार से नहीं लिख पाती। और अंत में जब इस विचार को सोचते सोचते वह केवल इतना ही लिख पाती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो कि मेरे हृदय की क्या दशा है। तो नायक के प्रति नायक के विश्वास का यहाँ मार्मिक जो है बात वर्णन वो किया गया। देखो, कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहत संदेशु लजात, कहीं है सब तेरो ही हो, कहीं है सब तेरो ही हो, मेरे ही को ये की बात, मेरे ही की बात। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और इस पद में जो नायिका पत्र लिखने बैठती है तो वो लिख नहीं पाती, नायिका पत्र लिखना चाहती है। पर वह नायक को इतना ही लिखती है कि तुम अपने हृदय से मेरे हृदय की बात पूछना, कि दशा को पूछ लो, कि भाई तुम अपने हृदय से ही मेरे हृदय की बात को पूछ लो, मुझसे क्या इसमें लिखवाते हो। तो अंत में प्रेमातिरेक के कारण में लिख नहीं पाते। देखो, कागज पर लिखत न बनत, नायिका कहती है कि ये नायक है प्रियतम, कि मैं मेरी जो मन के जो भाव है, प्रेम के भाव है, वह कागज़ पर लिखत न बनत, मैंने लिखता नहीं बन पा रहा है, मैं कागज़ पर नहीं लिख सकती। कहते संदेशु लजात, और किसी दूसरे के द्वारा मैं अपने मन के भावों को आप तक प्रेषित करूं, आप तक भेजूं, तो उसमें भी मुझे लज्जा आती है। इसीलिए कही है सब तेरो ही हो, इसीलिए ऐसा विचार करो कि आप अपने हृदय से ही पूछ लो। कही है सब तेरो ही हो, हे प्रियतम, आपका हृदय से ही आप अपने हृदय से पूछ लो मेरे ही की बात, अर्थात मेरे हृदय की क्या बातें हैं, क्या दशा है, उसको अपने हृदय से ही पूछ लो। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से वियोग की दशा का मार्मिक चित्रण नायिका के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य दोहा भी है जिसमें विरहिणी नायिका है, वो अपने विरह व्याकुलता से दुखी है, पीड़ित है, और इसके साथ साथ बड़ी उत्सुक भी है। और इतनी ज़्यादा उत्सुक है कि नायक के पास से जब उसकी कोई दूती नायिका सखी है वो आती है, नायक के पास से जो प्रवासी नायिका, उससे जो दूती सखी है या आती है नायिका, तो वह आकर के दूती से नायिका बार बार उससे पूछती है कि प्रियतम ने क्या कहा, प्रियतम ने क्या कहा मेरे बारे में। इस तरह से वो नायिका पूछती है और दूती बार बार उत्तर देती है, फिर भी नायिका का हृदय नहीं भरता है। वह बार बार पूछती है कि बताओ मेरे लिए प्रियतम ने क्या कहा, और दूती फिर कहती है कि तुम्हारे प्रियतम ने ये बात कही है, लेकिन उसका मन नहीं मांगता, फिर उसका मन फिर उत्सुकता से भर जाता है और फिर नायिका का हृदय इस तरह से नहीं भरता, तो वो बार बार उसी प्रश्न को पूछती है। जैसे फिरी फिरी बूझती कही कहा, फिरी फिरी
फिरी पीरी बूझती कहीं कहाँ, कहियो सांवरो गात, कहियो सांवरो गात। कहियो सांवरो गात, कहाँ करत देखे कहाँ, कहाँ करत देखे कहाँ, अली चली क्यों बात। तो इस पद में बिहारी जी ने नायिका के द्वारा, जो दूती नायिका है वह नायक के पास से आती है, तो उसको नायिका बार बार प्रियतम कैसे हैं, क्या कहा, इसके बारे में बार बार पूछती रहती है, दूती बताती रहती है, फिर से भी वहीं प्रश्न करती रहती है। तो इस प्रकार से फिरी पेरी बूझती कहीं कहा, कहो सांवरो गात, कि मेरे सांवरे सलोने शरीर वाले प्रियतम ने मेरे बारे में क्या कहा। फिरी फिरी बूझती मैंने फिर से फिर बार बार पूछती है। कहीं कहा मैंने क्या कहा, कहीं कहा, ये सखी से बार बार कह करके पूछती है कि कहीं कहा, कहो सांवरो गात, मेरे सांवरे सलोने प्रियतम शरीर वाले प्रियतम ने मेरे बारे में क्या कहा। तो इस प्रकार से उसकी सखी है वो बार बार उत्तर देती रहती है, वह बार बार प्रश्न करती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका की एक तरह से बार बार पूछना स्मरण करने की दशा का चित्रण किया गया है। बिहारी ने वर्णन में वात्मक पद्धति का प्रयोग भी किया है, साथ ही साथ कई जगह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर दिया है, जहाँ कुछ बड़ा चढ़ा करके बातें भी लिख दी है। और एक दोहे में नायिका की विरह दशा के कारण श्वास लेते समय 6-7 हाथ आगे पीछे जाने का वर्णन किया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। जैसे वो श्वास लेती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है, श्वास छोड़ती है तो वापस आ जाती है। इस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जैसे इह आवती चली जाती, इह आवती चली जाती उत चली 6-7 हाथ, इह आवती चली जाती उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रहे, चढ़ी हिंडोरे पे रहे, लगी उसांसनु साथ, लगी उसांसनु साथ, यानी उसकी जो विरह वेदना के कारण जो निश्वासें हैं, गर्म सांसें आहें जो भर रही है, निश्वासें जो निकल रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे श्वास रूपी हिंडोले में वो झूल रही है। और एक झूले में जिस प्रकार से आगे पीछे जा कर के जैसे आगे चला जाता है, पीछे खींच के उसको छोड़ा जाता है तो वह आगे चला जाता है, उसी प्रकार से नायिका की विरह की दशा के कारण वह इतनी दुर्बल या इस प्रकार से कमज़ोर हो गई है कि जैसे वो श्वासें लेती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। तो यहाँ पर बिहारी जी का जो हम कह सकते हैं कि जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो इस प्रकार से नायिका विरह वेदना से संतप्त रहती है। एक नायिका प्रियतम के विरह में संतप्त रहती है, तभी उसकी एक सखी उसको सूचना भी भेजती है कि प्रियतम आ रहा है। नायिका है वो विरह वेदना में दुखी है, पीड़ित है, और उस समय उसकी कोई दूती नायिका है, सखी है, वो उसको सूचित करती है, उसको भेजती है, एक संदेशा भेजती है कि तुम्हारा प्रियतम आने वाला है। बस फिर तो उस नायिका के अंग अंग है वो फूल जाते हैं, अर्थात प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल की तरह खिलने लग जाते हैं। फूल जाते का मतलब यहाँ पर फूल की तरह खिलने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और वह इतनी प्रसन्न होती है कि उस प्रसन्नता के आवेग में वह अपने कोमल अंगों को एक तरह से शरीर में समा नहीं रही है। इस प्रकार से वह नायिका के आने के प्रियतम के आने से वो प्रसन्न हो रही है। जैसे एक है, कही पठई जिय भावती, कही पटई जिय भावती प्रिय आवन की बात। यहाँ पर शब्द की वियोग दशा का चित्रण इसमें इन पदों में हो रहा है।
नायिका की फूली आंगन में फिरे, अंगन अंग समाज। तो देखिए इस पद में जो उसकी सखी नायिका है, सखी है, वह नायिका को संदेश भेजती है। नायिका को प्रियतम के आने का, प्रियतम के, नायिका का जो प्रियतम है उसके आने का संदेश भेजती है। और उस संदेश को सुनकर के वह नायिका इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वह प्रफुल्लित हो जाती है कि वह अपने कोमल अंगों को समाती नहीं है। देखिए, कहीं पठई जिय भावती, यानी हृदय को भाने वाली, अर्थात सखी, हृदय को भाने वाली जो सखी है वह कहीं पठई मने उसने संदेशा है वो भिजवाया है, पठई मने भेजा है, भेजवाया है। प्रिय आवन की बात कि प्रियतम है वो आने वाले हैं, ये बात, इस बात को उसने अपने संदेश में भेजा है। और इस बात को सुनकर के वह नायिका फूली आंगन में फिरे, अर्थात आंगन में फूली फूली फिर रही है, अर्थात बहुत प्रसन्न होकर के घूम रही है। और अंग न अंग समात, ये दशा इतनी प्रसन्न हो गई है कि वह अपने अंगों को समेट भी नहीं रही है, अर्थात समाहित जो उसके अंग अंग है वो प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी ने वियोग श्रृंगार का है वो कई चित्रण है वो कई प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से किया है। और एक तरह से और है, देख लीजिए, जिसमें विरहिणी जो नायिका है वह उस नायिका को जो प्राकृतिक उपादान है वो कष्टकारी लगते हैं। ये तो बात पक्की है, इसमें बताया गया है कि भाई जो विरह की दशा होती है उसमें ये जो प्राकृतिक उपादान होते हैं, नदी, पहाड़, पपैये का बोलना, मोर का बोलना, कोयल का बोलना, ये फूल का खिलना, वनस्पतियों का खिलना, पेड़ पौधों का हरा भरा खिलना, इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो वियोग की अवस्था में नायिका को कष्ट देने वाली होती है। संयोग की अवस्था में तो ये प्रेम को बढ़ाने वाली और शुभकारी होती है, लेकिन वियोग की दशा में ये बहुत ही कष्टकारी होती है। तो इसी प्रकार से विरहिणी जो नायिका को चैत्र मास का जो पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वह भी उसको, उसकी जो चांदनी है वो उसको अनिष्टकारी लगती है। देखो एक दोहे में है, भो यह ऐसो ही समो, भो मने ये हो गया है, ये ऐसो ही समो मने ऐसा ये सम्मा या वातावरण है वो इस प्रकार से उसको ऐसे लगने लग गया जहाँ सुख दुख देत, यानी जो सुखकारी चीज़ है वह भी उसको दुख दे रही है। जहाँ सुख दुख देत यानी सुख भी दुख देने वाला बन गया है विरह के कारण। कि चैत चांद की चांदनी, चैत्र मास की पूर्णिमा की जो चांदनी है, उस चंद्रमा की जो चांदनी है वो डारती किए अचेत, नायिका को अचेत कर रही है, अर्थात बेहोश कर रही है। डारती मैंने डाल रही है, यानी बेहोश कर डालती है, अचेत कर डालती है। तो वो चंद्रमा की चांदनी भी जो कि संयोग अवस्था में तो सुखकारी है, जब नायक प्रियतम समीप है, सामीप्य उसका मिलता है तब तो वो सुखकारी है, लेकिन यहाँ पर वियोग की दशा में चैत्र मास की पूर्णिमा की चांदनी भी उसको कष्टकारी लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहारी जी ने हम श्रृंगार वर्णन में संयोग का और वियोग का सांगोपांग वर्णन है वो किया है। तो नायिका की क्या दशा होती है, वियोग की जो 10 दशाएं हैं उसका चित्रण उन्होंने अपने काव्य बिहारी सत्सय में किया है। तो आशा करता हूँ जो आज आपको विरह की जो श्रृंगार बिहारी जी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन है, आज हम ये श्रृंगार वर्णन पूरा हुआ। उसके बाद में अगली वीडियो में भक्ति और आगे की नीति हम लेंगे। तो बिहारी जी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन में जो संयोग श्रृंगार है और जो आज हमने पढ़ा वियोग श्रृंगार है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे इसी प्रश्न के आगे का भाग लेकर के, यानी अब हम भक्ति के बारे में, भक्ति बिहारी के काव्य में जो भक्ति भावना क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को, यानी जो वियोग श्रृंगार है, या जिस प्रश्न का उत्तर में जो वियोग श्रृंगार है उसके उदाहरणों को
और उनकी जो व्याख्या जो मैंने समझाई है वो ठीक प्रकार से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।